तेहरान की एक सड़क, एक नौजवान लड़की के बाल हवा में लहरा रहे हैं। ये मंजर ईरान में एक इनकलाब की अलामत बन गया। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन हकीकत है कि गुज़श्ता 4 दिहाइयों में ईरान में कम से कम 6 बड़ी एहतजाजी तहरीकें उठी और बैठ गईं। हर बार निजाम बच गया। तो फिर इस बार क्या मुख्तलिफ है? क्या ये महज एक और एहतजाज है जो वक्त के साथ दम तोड़ देगा, या फिर ये वो चिंगारी है जो पूरे खिते की सियासी जोग्राफिये को तब्दील कर देगी? ईरान में जन, जिंदगी, आजादी के नारे अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहे। ये एक ऐसी लहर बन चुके हैं जो अपने साथ सदियों पुराने समाजी ढांचे, खिते की ताकत के तवाजुन और आलमी तवानाई की सलामती के सवालात लेकर आई है। आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं, ये एक ऐसी ताकतवर रियासत के अंदर होने वाले जल्जले की कहानी है जिसके झटके इस्लामाबाद से लेकर वाशिंगटन तक और बगदाद से लेकर तल अबीब तक महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन इस एहतजाज की असल ताकत को समझने के लिए हमें सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि रियासत के मजबूत तरीन किलों के अंदर झांकना होगा। आइए मंतक की रोशनी में इस पूरे वाक़े को सुलझाते हैं। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। सितंबर 2022 ईरान के कुर्दिस्तान सूबे का शहर सगस 22 साला महसा अमीनी तेहरान के दौरे पर आई हुई थी। इखलाकी पुलिस, जिसे गश्ते अरशाद कहा जाता है, ने उसे इस बुनियाद पर हिरासत में ले लिया कि उसका हिजाब इस्लामी ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं था। 3 दिन बाद महसा कोमा में थी और फिर उसकी मौत की खबर आई। हुकाम का कहना था कि दिल के दौरे से मौत हुई। खानदान और ऐनी शाहिदीन का इसरार था कि पुलिस की मारपीट के निशान हैं। महसा की तदफीन से पहले ही सगस की सड़कों पर एहतजाज शुरू हो गया। नारा था जन, जिंदगी, आजादी। ये चिंगारी तेजी से आग बनी। अगले ही हफ्ते ये एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल गया। ये सिर्फ हिजाब के खिलाफ एहतजाज नहीं था, ये एक नस्ली अक़लियत, कुर्द औरत की मौत थी जिसने समाजी इंसाफ, मजहबी जबर और मुआशी नाइंसाफी के खिलाफ एक जामे बगावत को जन्म दे दिया। नौजवान लड़कियां सरेआम अपने सर के स्कार्फ उतार कर जला रही थीं। तलबा यूनिवर्सिटीज में बगावत कर रहे थे। मेहनत कश तबका हड़ताल पर था। हुकूमत का रद्द-ए-अमल सख्त था। इंटरनेट को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलियां चलाई। ईरानी इंसानी हकूक तंजीमों के मुताबिक अक्टूबर 2023 तक इस एहतजाज में 551 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके थे, जिसमें 68 नाबालिग बच्चे शामिल थे। 22,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए। हुकूमत ने 7 एहतजाजियों को फांसी दे दी। लेकिन यहाँ वो मोड़ है जहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। ये एहतजाज ठंडा नहीं पड़ा, ये बदला, ये ज़ेरे ज़मीन चला गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तलबा यूनिवर्सिटीज में खामोश एहतजाज करते रहे। ख़वातीन ने सरेआम हिजाब न पहनने का सिलसिला जारी रखा। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? 2009 के एहतजाज को कुचल दिया गया था, 2019 के एहतजाज को भी, तो 2022 का एहतजाज इतना तवील, इतना गहरा और इतना वसी क्यों हुआ? जवाब के लिए हमें 1979 में वापस जाना होगा। 1979 से पहले ईरान, शाह मोहम्मद रजा पहलवी का दौर, ईरान तेजी से जदीदियत और मगरिब की तरफ बढ़ रहा था। ख़वातीन को वोट का हक हासिल था, हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी आबादी खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करती थी। मजहबी रहनुमाओं को लगता था कि मुल्क अपनी रूह खो रहा है। नतीजा ये निकला कि इस्लामी इनकलाब का सूरज निकला। उसकी किरणें पूरे ईरान में फैल गई। आयतुल्लाह खमीनी की क़यादत में एक नया निज़ाम कायम हुआ जिसकी बुनियाद विलायते फ़िक़िया यानी फ़िक़ा की हुक्मरानी पर रखी गई। इस निज़ाम के 3 अहम सतून थे जिनमें आला रहनुमा अपना किरदार अदा करता है और एक मजहबी आलम जो तमाम फौजी, सियासी और मजहबी उमूर पर हतमी इख्तियार रखता है। एक इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC जो एक अलहदा फौज भी है जो नजरियाती तौर पर पुरअज़्म है और रियासत की मुहाफिज है। मजहबी इदारों का जाल फैला, मसाजिद, मदरसे और बुनियादें पैदा की गई जो अवाम और रियासत के दरमियान राबते का काम करती हैं। अब आइए आज के ईरान को समझने के लिए कुछ आदाद शुमार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबादियाती तब्दीली की। तो ईरान की 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र है, यानी ये नौजवान 1979 के इनकलाब के बाद पैदा हुए। उन्होंने इनकलाब की कुर्बानियां नहीं देखी बल्कि उसके नताइज देखे हैं। दूसरा, ईरान मौशी बहरान का शिकार है, यानी ईरान की करेंसी रियाल गुज़श्ता 10 सालों में अपनी कदर का 90% से ज्यादा खो चुकी है। अफराते ज़र 50% के करीब है। नौजवानों में बेरोजगारी 25% है। ईरान में तालीम के शोबे में इनकलाब बरपा है और ईरान में यूनिवर्सिटी दाखिले लेने वालों में 60% से ज्यादा ख़वातीन हैं।
ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता ममालिक में से एक है। नाज़रीन, IRGC की मौशी सल्तनत की बात की जाए तो माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक IRGC बराह रास्त या बिलवास्ता ईरान की मईशत के 60% से लेकर 40% तक कंट्रोल करती है। तेल, गैस, तामीरात, बैंकिंग, टेलीकॉम, यहाँ तक के स्मगलिंग तक का असर है। IRGC ईरान महज एक फारसी रियासत नहीं है, इसकी 40% से ज्यादा आबादी नस्ली अक़लियतों पर मुश्तमिल है। कुर्द, बलोच, अरब, आजरी, तुर्कमानिस्तान के बासी, उनमें से बहुत से गिरोहों को महरूमी और इम्तियाजी सलूक का सामना है। अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़ें, आपके पास एक नौजवान तालीम याफ्ता आबादी है जो मौशी बदहाली में घिरी हुई है, एक ताकतवर मजहबी अशराफिया है जो सख्त समाजी कवानीन नाफिज करती है, और एक अस्करी इदारा है जिसके कंट्रोल में मुल्क के वसाइल हैं। यहीं से मामलात बिगाड़ का शिकार हुए। महिसा अमीनी की मौत ने इसमें चिंगारी लगा दी। लेकिन यहाँ एक और नुक्ता अहम है, ये एहतजाज किसी बैरूनी कुव्वत ने नहीं चलाया, ये मुकम्मल तौर पर खुद से पैदा हुआ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो ये सब क्यों अहम है? क्योंकि ये सिर्फ ईरान के अंदर की लड़ाई नहीं, ये 4 मुख्तलिफ सतहों पर एक बड़ी जंग का हिस्सा है। यानी ईरान के अंदर निजाम बामुकाबला नस्ल का दंगल शुरू हो चुका है। निजाम की बका खौफ और वफादारी के बदले पर चलती है। IRGC के अराकीन, बसीज के रजाकार, मजहबी इदारों से वाबस्ता लोग, इन सब की रोजी रोटी इसी निजाम से जुड़ी है। लेकिन नई नस्ल के पास वो नजरियाती वाबस्तगी नहीं है। इन्हें खौफ ज़दा करना मुश्किल है क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना रोजगार, ना आज़ादी, ना ही मुस्तकबिल का यकीन। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या निजाम अपने आप को नई नस्ल के मुताबिक ढाल सकता है या फिर ये नई नस्ल ही निजाम को बदल देगी। मजहबी फैक्टर की अहमियत को इस तरह समझेंगे कि ईरान ने गुज़श्ता 40 सालों में एक मसावी मुकामती महवर बनाया है। ये दरअसल शिया मलेशिया का एक नेटवर्क है जो खित्ते में ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लबनान में हिज़्बुल्लाह है, इराक में हश्दुल शाबी है, शाम में ईरानी फौजी अड्डे और मलेशिया है, यमन में हौसी बागी हैं, अफगानिस्तान में फातिमियून ब्रिगेड मौजूद है। लिहाजा अगर ईरान का अंदरूनी निज़ाम कमजोर होता है तो ये बैरूनी महाज भी कमजोर पड़ता है। इसका मतलब है खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आलमी सतह की बात की जाए तो तवानाई की सलामती और जौहरी मुआहिदा सामने आता है। यानी ईरान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और दूसरा सबसे बड़ा कुदरती गैस का जखीरा रखता है। आबनाए हरमज से दुनिया के तेल का 31% गुजरता है जो ईरानी बहरिया के कंट्रोल में है। अगर ईरान में अंदरूनी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो तेल की सप्लाई मुतासिर होती है, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा मामला जौहरी मुआहिदे का है। अगर मगरबी ममालिक को लगे कि ईरानी निजाम डगमगा रहा है तो शायद इसके साथ मुआहिदा करने में ज्यादा दिलचस्पी ना ले, या फिर अगर एक नई हुकूमत आती है तो मुआहिदे के नए दौर का आगाज हो सकता है। आइए अब इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लेते हैं। दोनों मुल्कों में एक पेचीदा रिश्ता है, पड़ोसी होना अपनी जगह, लेकिन रीजनल सियासत में दोनों रियासतें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने की हामी है। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुक गहरा भी है और पेचीदा भी है। 900 किलोमीटर की सरहद, खास तौर पर बलोचिस्तान में, दोनों ममालिक के लिए चैलेंज है। ईरानी बलोच अलहदगी पसंदों की कार्रवाइयाँ अक्सर पाकिस्तानी बलोचिस्तान में गूंजती हैं और इसके बरक्स ईरान शिया दुनिया का रूहानी मरकज है। पाकिस्तान में शिया इदारों को ईरानी मदद हासिल है। अगर किसी वजह से निजाम में तब्दीली होती है तो इससे ये मदद और असर और रसूख मुतासिर हो सकते हैं। नाज़रीन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा दिहाइयों से इल्तवा का शिकार है। ईरान में एक मुस्तहकम पुरअमन हुकूमत इस मंसूबे को जिंदा रख सकती है। अदम इस्तेहकाम इसे दफनाने का काम करेगा। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में अपने असर रसूख के लिए मुकाबला करते रहे हैं। ईरान को कमजोर होना पाकिस्तान के लिए मौका भी हो सकता है और मसला भी। छुपे हुए मफादात क्या हैं? इनका सब कुछ इस IRGC निजाम से वाबस्ता है। इनकी मौशी सल्तनत, इनकी ताकत, इनकी शनाख्त, वो किसी भी कीमत पर निजाम को बचाना चाहेंगे। रूस ईरान का अहम साथी है। एक ताकतवर एंटी ईरान मगरिब की तवज्जो मशरक़े वुस्ता में रखता है, जिससे रूस को यूक्रेन जैसे दीगर महाजों पर फायदा होता है। एक कमजोर ईरान रूस के मफाद में नहीं है। चीन ने ईरान के साथ 25 साला मौशी मुआहिदा किया है। इसे एक मुस्तहकम ईरान की जरूरत है ताकि वो अपने तवानाई के मफादात को महफूज रख सके और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को आगे बढ़ा सके। इसराइल एक तरफ गैर मुस्तहकम ईरान से खुश नहीं होगा अगर इसका मतलब जौहरी हथियारों पर कंट्रोल खत्म होना है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ताकतवर जारहाना ईरान को भी पसंद नहीं करता। इसराइल की मतलूबा सूरत हाल शायद एक मसनूई तौर पर कमजोर ईरान है जो अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ और खित्ते में जारहियत की सलाहियत न रखता हो। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में
खित्ते का मंजरनामा क्या हो सकता है? 3 मुमकिना मंजरनामे हो सकते हैं जो मंतक और तारीख की रोशनी में बनते हैं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत एहतजाज को ताकत से दबाती है, कुछ अलामती इस्लाहात करती है, शायद इखलाकी पुलिस के इख्तियारात कम कर दे या चंद सिक्योरिटी एहलकारों पर मुकदमा चलाए, मईशत को संभालने के लिए छोटी छोटी मराद दे, अवाम थक कर घर वापस चले जाते हैं, एहतजाज की लहर बैठ जाती है, लेकिन गम और गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। निज़ाम अपनी जगह कायम रहता है, लेकिन मजीद कमजोर और गैर मकबूल हो जाता है। अगले 2-3 सालों में किसी नए वाक़े पर फिर से भड़क सकता है। IRGC और क़दामत पसंद क़यादत के अंदर एक हसास धड़ा ये नतीजा अखज़ करता है कि तवील मुद्दती बका के लिए कुछ इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वो एक ऐसी शख्सियत को सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब करते हैं जो निस्बतन मोतदल हो। समाजी पाबंदियाँ कुछ नरम कर दी जाती हैं, ख़वातीन के हकूक़ में इजाफा होता है, मईशत में गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त दी जाती है। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन निज़ाम का बुनियादी ढांचा IRGC विलायत फ़िक़िया की बालादस्ती बरकरार रखती है। ईरान चीन मॉडल की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, एक इम्कान ये भी है कि मौशी बहरान इस हद तक पहुंच जाएगा कि दरमियाने तबके का सब्र खत्म हो जाएगा। IRGC के अंदर संजीदा दरारें पड़ जाएंगी और कुछ यूनिट्स अवामी एहतजाज को दबाने से इनकार कर देंगे। एक सूरत ये भी है कि कोई आला रहनुमा इस दुनिया से पर्दा कर जाए और जानशीनी का बहरान पैदा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ईरान शाम की तरह या तो एक खाना जंगी का सामना कर सकता है या फिर मिस्र की तरह एक फौजी बगावत के जरिए एक नई आमरीत कायम हो सकती है। एक जमहूरी ईरान का इम्कान फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि कोई मुतबादिल क़यादत मुनज़्ज़म नहीं है। महसा अमीनी की मौत ने सिर्फ एक एहतजाज को जन्म नहीं दिया, इसने ईरान की नई नस्ल को एक नारा, एक अलामत और एक शनाख्त दी है। जन, जिंदगी, आज़ादी का नारा अब सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये हर उस जगह गूंजता है जहाँ औरत को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, जहाँ मजहबी रिवायात को जबर का आला बनाया जाता है और जहाँ नौजवानों को उनके ख्वाबों से महरूम रखा जाता है। ईरान का निज़ाम तारीख के एक तवील धारे का हिस्सा है, जिसमें मजहबी बुनियाद परस्ती का धारा भी शामिल है, जो एहतजाज तारीख के एक और धारे का हिस्सा है। इंसानी आज़ादी भी और कौमी वक़ार की जिद्दोजहद का धारा भी तारीख का हिस्सा है। ये लड़ाई जीती जा चुकी है या हारी जा चुकी है, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ईरान वो मुल्क नहीं रहा जो सितंबर 2022 से पहले था, और ना ही खित्ता वो खित्ता रहेगा। आज तेहरान में जो हो रहा है वो कल इस्लामाबाद के ऐवानों की कहानी बन सकता है, काबुल में अवामी सोरश बनकर घुस सकता है और बगदाद और बेरूत की सड़कों की दास्तान भी बन सकता है, क्योंकि ख्यालात सरहदों से ज्यादा ताकतवर होते हैं और आज़ादी की ख्वाहिश किसी भी नजरिए से ज्यादा देरपा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।